चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं मशीन आर रेट। क्या होता है मशीन आर रेट समझते हैं। ओवरहेड चैप्टर का एक मेन टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए, मशीन आर रेट शॉर्ट में अपन बोलेंगे MHR, मशीन आर रेट। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, पूरी बातें हम इस लेक्चर में समझेंगे। हम क्या करेंगे, बजटेड ओवरहेड ले लेंगे, मतलब हम एक अंदाजा लगाएंगे कि जो भी कमिंग पीरियड है उसमें कितना ओवरहेड लगने वाला है, ठीक है। और एक और अंदाजा लगाएंगे कि लगभग इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने होंगे, मतलब कितने आवर्स मशीन चलेगी, उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें लगता है कि भाई 1 लाख रुपए का खर्चा होगा और मशीन कितने घंटे चलेगी, 1 लाख घंटे चलेगी, डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 घंटे का खर्चा 1 रुपया हो गया, रुपीज 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख आवर्स, तो 1 रुपये का खर्चा हो गया, कुछ इस तरीके का। तो सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो अपन को क्या करना है, सारे खर्चों को जोड़कर न्यूमरेटर में लिख देना है और डिवाइड कर देना है कि इतने मशीन आवर्स के ये खर्चे हैं। तो निकल जाएगा कि 1 घंटे का कितना खर्चा है। देखिए अपन सिंपल शब्दों में और क्या बोल सकते हैं, एक मशीन 1 आवर चलती है तो कितना ओवरहेड लगता है। एक मशीन 1 घंटे चलती है तो लगभग ओवरहेड का खर्चा कितना आ जाता है, वो है आपका मशीन आवर रेट। और सिंपल ओवरहेड पर मशीन आवर, ठीक बात है। ध्यान रखें, जब ये रेट आप निकालेंगे तो फॉर द सेम टाइम, इसमें लिखा है आपका दोनों का टाइम, मतलब जितने समय के ओवरहेड होंगे उतने ही समय के इफेक्टिव मशीन आवर से आप डिवाइड करेंगे। तो ये जनरल रूल है मैथ्स का। भाई मान लीजिए आप बजटेड ओवरहेड 1 वीक के ले रहे हैं तो इफेक्टिव मशीन आवर्स भी आपको 1 वीक के ही लेने पड़ेंगे। या फिर अगर आप बजटेड ओवरहेड 1 महीने के ले रहे हैं तो आपको इफेक्टिव मशीन आवर्स 1 महीने के लेने पड़ेंगे। और सिमिलरली 1 ईयर, अगर आपने ओवरहेड 1 साल के लिए है तो मशीन आवर भी 1 साल के ले लो। कुल मिलाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए, है ना, नहीं तो कैसे सही रेट निकलेगी। सपोज आप 1 साल के खर्चे ले लेते हो और आवर्स ले लेते हो 1 वीक के, तो ये तो जमे नहीं ना, बराबर ही नहीं हुआ इसमें तो, है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपन ने एक जनरल आइडिया लिया कि मशीन आवर रेट एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो और बातें करते हैं इसके बारे में। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की एक मेथड है। आपको मैंने बताई थी ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की कई सारी अलग अलग मेथड होती हैं। जैसे कि भाई आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज के फॉर्म में कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के तरीके से कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कैसे हमें ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है या चार्ज करना है ऑन प्रोडक्शन। ओवरहेड को प्रोडक्शन पर चार्ज करने का एक तरीका है मशीन आवर रेट। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, उन पर मैं चर्चा कर चुका हूं तो अभी नहीं कर रहा हूं। अभी बस ये बता रहा हूं कि मशीन आवर रेट एक मेथड है जिसके माध्यम से हम ओवरहेड्स को प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं सुनिए ध्यान से। मान लीजिए अपन ने एक मशीन आवर रेट निकाली। कैसे निकाली, खर्चे 2 लाख हैं, अंदाजा लगाए बजटेड ओवरहेड 2 लाख होंगे, मतलब इस साल में बजटेड ओवरहेड, मतलब जो ओवरहेड लगने वाले हैं वो 2 लाख रुपए होंगे। और इस साल जो मशीन चलेगी वो 2000 घंटे चलेगी, तो इसका मतलब 1 घंटे मशीन चलेगी तो 100 रुपए का ओवरहेड लग जाएगा, ठीक बात है। 1 घंटे मशीन चलती है तो 100 रुपए का ओवरहेड लगता है। अब इसका यूज कैसे होता है सुनना ध्यान से। सपोज हम बनाते हैं प्रोडक्ट X, ठीक है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगता है 400 रुपये, डायरेक्ट लेबर 300 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंस 200 रुपये, सब कुछ मिलाकर प्राइम कॉस्ट हो गया आपका 900 रुपये। अब बात आई ओवरहेड की, तो ओवरहेड कैसे चार्ज करें इस प्रोडक्ट X पर। भाई खर्चा है तो चार्ज तो करना है, हर एक खर्चा प्रोडक्ट पर चार्ज होगा। चार्ज करें कैसे, तो हम प्रोडक्ट X से पूछेंगे क्यों तुम्हारे ऊपर मशीन ने कितने घंटे काम किया था। तो प्रोडक्ट X ने बताया कि 3 घंटे इस मशीन ने हमारे ऊपर काम किया था, ठीक है। मतलब ये वाली जो मशीन है ये 3 घंटे तक वर्क कर रही थी प्रोडक्ट X के लिए, और 1 घंटे मशीन चलती है तो ओवरहेड का खर्चा आता है 100 रुपये, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब 1 घंटे मशीन चलती है तो खर्चा 100, और इस प्रोडक्ट पर 3 घंटे मशीन चली है तो 100 के हिसाब से 300 रुपये का ओवरहेड जो है वो हम इस प्रोडक्ट X पर चार्ज कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 300 रुपये, और फाइनली कितना हो जाएगा ये 1200 रुपये, ठीक है। और फिर आगे और खर्चे जोड़कर, प्रॉफिट जोड़कर हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और कस्टमर को प्रोडक्ट को बेच देंगे। ध्यान रखें यहां पर हम केवल फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड की ही क्यों सर? क्योंकि
मशीन तो फैक्ट्री में ही चलती है, तो अब फैक्ट्री के सारे खर्चे जो डायरेक्ट वाले हैं वो तो प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं, वो तो अलग से जुड़ जाते हैं, और जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे रहते हैं उनको हमें प्रोडक्ट पे चार्ज करना होता है। तो कैसे चार्ज करेंगे? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ दो, डिवाइड बाय मशीन आवर कर दो, तो 1 घंटे का मशीन का खर्चा निकल जाएगा। फिर जिस प्रोडक्ट पे जितने मशीन आवर लगेंगे उस पर उतना खर्चा चार्ज होता जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल में प्रोडक्ट एक्स पर 3 घंटे मशीन चली, 1 घंटे का 100 रुपये था, तो 300 रुपये इस पर ओवरहेड चार्ज कर दिए। ठीक है। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का क्या होगा? वो आगे और जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे चार्ज किया जाता हो, बोले फैक्ट्री ओवरहेड जो भी होगा उसका 20% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा, है ना। ऐसे करके वो आगे खर्चे निकलते जाते हैं। अपन को फिलहाल यहीं तक की बातें करनी है। ठीक है, चलो तो और आगे बढ़ जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें मशीन आवर रेट निकालनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपने बोला कि मशीन आवर रेट निकालेंगे कैसे। उसमें 2 चीजें आपको चाहिए। पहला इफेक्टिव मशीन आवर, पहला आपको चाहिए इफेक्टिव मशीन आवर्स, दूसरा आपको चाहिए बजटेड ओवरहेड। अगर ये दोनों आइटम मिल जाएं तो आपकी मशीन आवर रेट निकल जाएगी। तो दोनों पर अपन अलग अलग आराम से चर्चा कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स क्या होते हैं। इफेक्टिव मशीन आवर्स मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मतलब नॉर्मली कितने घंटे मशीन चल सकती है साल भर में, वो आप लिख लीजिए, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। फिर उसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब इतना टाइम तो काम होना ही नहीं है, और ये सब जगह होना है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना ही है कि इतनी देर तो काम नहीं हो सकता है, वो अपना नॉर्मल आइडल टाइम हो जाता है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपन इसे बोल देते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो नॉर्मल आइडल टाइम हमें घटा देना है। ध्यान रखें, एबनॉर्मल आइडल टाइम को नहीं घटाना है। ठीक है, तो नॉर्मल आइडल टाइम में क्या क्या हो सकता है? मेंटेनेंस के आवर्स, भाई मशीन चलेगी तो उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी होगा, उसमें जो आवर्स लग जाते हैं तो उसको घटा देंगे। फिर सेटअप टाइम, सेटअप टाइम जब अपन स्विच करते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो मशीन का सेटअप चेंज करना है, या प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तब सेटअप करते हैं, है ना। तो ये जो सेटअप के आवर्स हैं इसको भी घटाना है, लेकिन ध्यान रखें ये खर्चे केवल तब घटाना है जब ये अनप्रोडक्टिव है। खर्चे मतलब सॉरी, ये वाले आवर्स केवल तभी घटाना है जब ये आवर्स अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं। ठीक है, अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो फिर आपको घटाने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेटअप टाइम प्रोडक्टिव हो? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, तो उस केस में फिर हमें इसको नहीं घटाना है, केवल तभी घटाना है जब अनप्रोडक्टिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि सपोज कोई टीचर पढ़ाने आता है स्टेज पर, ठीक है, अब उसका माइक और दुनिया भर का अरेंजमेंट करना है, प्रोजेक्टर वगैरह सब वो सेटिंग कर रहा है उसका, और वो करते करते वो पढ़ाने भी लगा, तो सेटअप भी चल रहा है और वो पढ़ा भी रहा है, तो एक तरीके से सेटअप टाइम क्या हो गया? प्रोडक्टिव हो गया। हालांकि बहुत रेयरली ऐसा होता है ना। तो अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव हो तो नहीं घटाना है, अनप्रोडक्टिव हो तो घटाना है। भाई सिंपल शब्दों में एक तरीके से आप नॉर्मल आइडल टाइम को क्या बोल सकते हैं? अनप्रोडक्टिव टाइम। अनप्रोडक्टिव टाइम भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस और अनप्रोडक्टिव ही होते हैं। मेंटेनेंस चल रहा है तो काम कैसे होगा? सेटअप टाइम अगर अनप्रोडक्टिव हो तो ही घटाना है। एब्सेंटीइज्म आवर्स, मतलब हमें पता है कि साल भर में इतने समय तो वर्कर एब्सेंट ही रहेंगे, तो इतने आवर्स तो घटा ही दो, इनमें काम हो ही नहीं सकता। इसके अलावा लीव आवर्स, हमें पहले से पता है कि यार इतने समय इतने वर्कर लीव पर रहेंगे तो इतना काम हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये सारे आवर्स हमें घटाने हैं, तो बच जाएगा आपका इफेक्टिव मशीन आवर्स। हालांकि अच्छी बात यह है कि इतने सारी चीजें आपको नॉर्मली हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। मैंने तो काफी सारी चीजें आपको बता दी इसमें कि ऐसा ऐसा तक हो सकता है। तो एक हो गया इफेक्टिव मशीन इफेक्टिव मशीन आवर्स निकालने का तरीका। नॉर्मल वर्किंग आवर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम के आवर्स अपन को घटाने हैं, तो आपका इफेक्टिव मशीन आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है न्यूमरेटर की, मतलब बजटेड ओवरहेड की। सुनिए ध्यान से क्या करना है, आ जाइए। क्या करेंगे हम? जैसे मान लो हमसे कहा गया कि मशीन आवर रेट निकालिए, तो हम यहाँ लिख दिया हमने मशीन आवर रेट। फिर एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम 3 चीजें लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, वर्किंग और अमाउंट। ठीक है, और सारे खर्चे लिखना है हमें। सारे खर्चों को हमें 2 टाइप में बांटना है। हमने अभी लिखा था ना बजटेड ओवरहेड, तो वो ओवरहेड आएंगे कहां से, है ना। तो वो सारे खर्चों का टोटल करेंगे तो वो बजटेड ओवरहेड आएंगे। तो जो खर्चे हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया है, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड चार्जेस, मतलब ऐसे चार्जेस जो मशीन चले या ना चले लगने ही है। रनिंग चार्जेस मतलब ऐसे खर्चे
जो मशीन चलेगी तो लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। ठीक बात है, ऐसा कुछ। तो हमें सारे खर्चे लिखने हैं, लेकिन उनको दो पार्ट में लिखना है, एक स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा रनिंग चार्जेस। फिर क्या करेंगे, फाइनली इनका टोटल किया जाएगा, ये टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो सारे ओवरहेड्स के दो पार्ट कर लिए, उनका टोटल किया हमने, और फिर क्या करेंगे, इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा मशीन आवर रेट। बढ़िया काम हो जाएगा। अब सवाल ये है सर, सबसे बड़ा सवाल कि सर कौन से खर्चे स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड खर्चों में आएंगे और कौन से खर्चे रनिंग एक्सपेंस या मशीन एक्सपेंस में आएंगे। तो देखिए, कोई थंब लिस्ट या थंब रूल नहीं है कि कौन से खर्चे स्टैंडिंग में आएंगे, कौन से रनिंग में आएंगे। मैं आपको एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रहा हूं, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि कौन से खर्चे कहां पर आएंगे। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से कभी ऐसा हो जाए कि कोई खर्चा स्टैंडिंग में लिखना था आपने रनिंग में लिख दिया, या फिर कोई खर्चा रनिंग में लिखना था आपने स्टैंडिंग में लिख दिया, इट्स ओके, तब भी मशीन आवर रेट वही आने वाला है। इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको केवल एक रफ आइडिया दे रहा हूं, इनका इंटरचेंज हो जाना नॉर्मल सी बात है। और जब वो खुद भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये हो ही जाता है। कभी वो कोई खर्चा फिक्स में लिखेंगे, कभी वही खर्चा रनिंग में लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको लोड नहीं लेना है, बस एक रफ आइडिया ले लो। तो अगर इधर का इधर हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, टोटल तब भी वही आएगा, मशीन आवर रेट तब भी वही आएगी, है ना। ओके, स्टार्ट करते एक बता देता हूं कि स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आते हैं। रेंट, अभी रेंट तो लगना है मशीन चले या ना चले। रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस का कोई कनेक्शन नहीं है मशीन के चलने या ना चलने से। इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरविजन चार्जेस, अब सुपरविजन चार्जेस का क्या कनेक्शन होगा मशीन के चलने या ना चलने से। ठीक है, वो तो सुपरवाइजर का काम सुपरवाइज कर रहा है, मशीन चले या ना चले वो तो उसका काम ही है कि भैया सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको तो फिक्स टाइम के हिसाब से सैलरी मिलती है। ठीक है, अदर जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रनिंग चार्जेस की। रनिंग चार्जेस में क्या है, रिपेयर मेंटेनेंस। ध्यान रखें, मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मशीन कितने घंटे चल रही है। जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतना रिपेयर मेंटेनेंस, जितनी कम मशीन चलेगी उतना कम रिपेयर मेंटेनेंस। पावर, जितना ज्यादा मशीन चलेगी उतनी पावर लगेगी, जितनी कम मशीन चलेगी उतना कम पावर लगेगा। डेप्रिसिएशन, जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतना डेप्रिसिएशन, कम मशीन चलेगी कम डेप्रिसिएशन। हालांकि ऐसा भी हो सकता है सर कि जो डेप्रिसिएशन है वो टाइम की वजह से भी लगता है और यूज की वजह से भी लगता है, मशीन के यूज की वजह से। तो सर ये तो फिक्स्ड खर्चा भी हो सकता है, जैसे अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन को फिक्स खर्चा बोलते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप फिक्स खर्चा मान के चलते हो इसे। पर यहां पर इन लोगों का ये मानना है कि डेप्रिसिएशन टाइम की वजह से तो लगता है, पर मेनली वो उसके यूज करने की वजह से लगता है। मशीन को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, बहुत कम यूज करेंगे तो कम डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मली ये लोग इसे रनिंग चार्जेस में डाल देते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन में आपको ये स्टैंडिंग में भी दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद वेजेस टू मशीन मैन। वेजेस टू मशीन मैन, जो मशीन मैन काम कर रहा है उसको जो मजदूरी हम दे रहे हैं। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, मतलब मशीन चलती है तो उसमें लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह वगैरह लगता है, तो ज्यादा मशीन चलेगी तो ये खर्चे ज्यादा लगेंगे, कम चलेगी तो कम लगेंगे। ठीक है, अच्छा, वेजेस टू मशीन मैन को तो कभी यहां लिखते हैं रनिंग में, कभी स्टैंडिंग में, दोनों चलता रहता है। ठीक है, अच्छा सर क्या हमें ये याद रखना है लिस्ट? बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको एक हिंट दे रहा हूं अच्छी सी, वो ये है बेटा कि रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन और कंज्यूमेबल स्टोर्स, बस 99.99% यही चार खर्चे होंगे जो रनिंग खर्चों में आएंगे। इसके अलावा जितने भी खर्चे दिखाई दें वो आप कहां डाल सकते हो, स्टैंडिंग खर्चों में डाल सकते हो। ठीक बात है, तो ये चार खर्चे छोड़कर बाकी खर्चे सब स्टैंडिंग में डाल सकते हो। अगर आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं कि इस खर्चे को कहां डालना है तो ठीक है, नहीं तो एक तरीका ये बहुत अच्छा है ना। अच्छा, एक और बात, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी रनिंग में आ सकता है। तो देखना, आप ऐसे मान के चलना कि अब इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि भाई बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब मशीन नहीं चल रही इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो अब मशीन थोड़ी ना चल रही, तो सर अब वर्कर काम कर रहे हैं, मशीन चले या ना चले, लाइट तो जलेगी ना, पंखा तो जलेगा ना, तो इसलिए हमने उसको फिक्स में रखा है। हालांकि एक बात और कहता हूं, अब देखना, जब भी क्वेश्चन में पावर गिवन होगी, और इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग भी गिवन है, मतलब ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, इसका मतलब ये है कि पावर अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है। पावर वो जो मशीन को चलाने में लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो अदरवाइज लाइट, पंखा और बल्ब जल रहा है वो चल रहा है ना।
तो अगर ये दोनों अलग अलग दिए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगा, स्टैंडिंग में, और पावर कहाँ जाएगा, रनिंग में। लेकिन अगर पावर दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में पावर गिवन ही नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी को ही वो पावर जैसा ट्रीट करके चलेंगे, क्योंकि मशीन चलेगी तो अब कुछ ना कुछ तो लगना ही है ना बिजली। तो उनने बोल दिया कि भाई अगर पावर नहीं गिवन है तो मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी ही पावर का रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिसिटी यहां से उठकर कहाँ आ जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। मतलब पूरे क्वेश्चन में फिर इलेक्ट्रिसिटी अकेला गिवन है, पावर गिवन ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे केस में कहाँ लिखना, आप रनिंग चार्जेस में लिखना। कंक्लूड करता हूं, अगर दोनों गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी भी गिवन है, पावर भी गिवन है, तो पावर को रनिंग में लिखो, इलेक्ट्रिसिटी को स्टैंडिंग में लिखो, ठीक है। दूसरा, अगर केवल इलेक्ट्रिसिटी गिवन है तो बेटर होगा कि आप उसे रनिंग चार्जेस में लिखें, क्योंकि हम मान के चलेंगे उसी से मशीन चल रहा है। हालांकि इतनी सारी बातों का आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि कौन सा खर्चा रनिंग में जाएगा, कौन सा स्टैंडिंग में। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा खर्चा कहाँ जाना चाहिए। आप अगर ऊपर नीचे कर भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको मेनली अदर चीजों पर दिमाग लगाना है कि उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अमाउंट सही आना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा मशीनरी। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, एक और बात रह गई है, एक बात और रह गई है वो जो मुझे बतानी है, वो ये है कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होगी मशीनरी रेट निकालते समय। वो ये होगी कि आपको ना खर्चे अलग अलग टाइम पीरियड के गिवन होंगे। क्या मतलब सर, जैसे जब आप ये मशीनरी रेट निकालोगे यहाँ पर तो बजटेड ओवरहेड गिवन होंगे और इफेक्टिव मशीन आवर्स। तो अब आप मतलब ये दोनों के यूज से आप मशीनरी रेट निकालोगे, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर करोगे तो MHR आ जाएगा, मशीनरी रेट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप बजटेड ओवरहेड निकालोगे तो आप सारे खर्चों को जोड़ोगे टोटल लाने के लिए। तो पता है क्या प्रॉब्लम होगी, हो सकता है रेंट 1 महीने का दिया हो, फिर रेट्स एंड टैक्सेस 1 साल के दिए हो, इनडायरेक्ट वेजेस 4 वीक्स के दी हो। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत होंगी कि कोई खर्चा किसी अलग टाइम का है, कोई दूसरा खर्चा किसी और टाइम का है। तो फिर ये डिसाइड कैसे करें कि क्वेश्चन को ईयर में करना है कि मंथ में करना है कि वीक का टोटल करना है, क्या करें ये समझ में नहीं आता। मतलब ये जो टोटल करना है तो सारे खर्चे मंथ में लिख के टोटल कर लें क्या, सारे खर्चे ईयर में मतलब ईयर के खर्चे लिखकर टोटल कर लें क्या, या वीक्स के खर्चे लिखकर टोटल कर लें, क्या करें। तो सर इसका सॉल्यूशन, इसका सिंपल जवाब ये है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप सारे खर्चे ईयर में लेते हो, जैसे आपने ईयर में ले लिया तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मतलब फिर हर खर्चे को ईयर में ही कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। बस ऐसे केस में आप इतना ध्यान रखना कि सिंस आपने बजटेड ओवरहेड ईयर के लिए तो आपको इफेक्टिव मशीन आवर्स भी 1 ईयर के ही लेने पड़ेंगे, ठीक बात है। या फिर अगर आपने सारे खर्चे 1 मंथ के लिए तो फिर आपको ये भी 1 महीने के ही लेने पड़ेंगे। तो जितने समय के ओवरहेड उतने समय के इफेक्टिव मशीन आवर्स। तो ये तो हो गया जनरल जवाब। पर एक और टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि ये लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये लोग मेनली क्या करते हैं कि जितने समय के आपको इफेक्टिव मशीन आवर्स गिवन होते हैं, जैसे ये गिवन है सपोज 4 वीक के, तो पता है वो क्या करते हैं, फिर ओवरहेड भी 4 वीक्स के ही लेते हैं। मतलब बजटेड ओवरहेड कितने समय के लेने हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि इफेक्टिव मशीन आवर रेट्स क्वेश्चन में कितने समय के लिए है। तो एक सिंपल तरीका हो गया। मतलब अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आसानी से हो जाए, इजी वे में हो जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, वही तरीका मैं आपको ही बता रहा हूं। ये लोग क्या करते हैं कि जितने समय के इफेक्टिव मशीन आवर्स लेते हैं उतने ही समय के ओवरहेड ले लेते हैं। तब मान लो जो बजटेड ओवरहेड है वो अलग अलग टाइम के दिए हैं, तो आप तो उस टाइम में कन्वर्ट कर लो जितने समय के आपको इफेक्टिव मशीन आवर्स गिवन है, ठीक बात है। हालांकि एक टिप मात्र है, आप कैसे भी करो आंसर तो टैली हो ही जाएगा, ठीक है, ओके।